माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कोलाइड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो सारी बातों को हमने बतलाया था, जिसमें एरोसॉल, इमल्सन, जेल, सॉलिड सॉल बहुत सारे बतलाए थे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर हमने फोकस किया था। उस बात को आप ध्यान में रखेंगे, उसको ज़रूर पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का कम समय है और अच्छा रिजल्ट लाना है, तो जो भी एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है उसको आपके सुविधा के लिए हमने क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिंपल लैंग्वेज में, और कम से कम उसका आंसर लिख करके अधिक से अधिक कैसे नंबर उठाएंगे, इन सभी बातों को हमने यहाँ पर रखा है। आपको हमने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं, अंतर पूछे जाते हैं, उसको हमने यहाँ पर रखा है। क्वेश्चन है द्रव रागी कोलाइड एवं द्रव विरागी कोलाइड में अंतर लिखे। देखिए, द्रव रागी और द्रव विरागी कभी कभी लायोफिलिक और लायोफोबिक भी कहता है। तो आप इस बात को समझिए कि लायोफिलिक जो है वह इंग्लिश वर्ड है किसका? द्रव रागी का। और लायोफोबिक जो है वह द्रव विरागी का इंग्लिश वर्ड। लेकिन हिंदी में ही ऐसा पूछा गया, देखेंगे क्वेश्चन बैंक में बहुत बार रिपीट किए हुए हैं। तो इस बात को एकदम बिल्कुल आपको माइंड मेकअप कर लेना है। तो आप जानेंगे कि द्रव रागी नाम से ही स्पष्ट है। रागी मतलब आकर्षण, अब विरागी मतलब प्रतिकर्षण या विकर्षण, घृणा। रागी मतलब स्नेही, दोस्ती, अट्रैक्शन, और विरागी मतलब रिपल्सन, घृणा करने वाला। तो उस तरह की बात होती है। तो आप जानेंगे कि यह द्रव को आकर्षित करने वाला कोलाइड होता है। द्रव रागी क्या होता है? द्रव को आकर्षित करने वाला कोलाइड होता है। कितना सिंपल लैंग्वेज है, याद हो जाएगा आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और दूसरे इस द्रव विरागी में हमने बताया कि यह द्रव को विकर्षित यानी घृणा करने वाला कोलाइड होता है। अब आकर्षित होगा तो स्नेही होगा, अट्रैक्ट होगा, तो वह क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? वह अस्थाई होगा, और अस्थाई होगा तो उत्क्रमणीय होगा। लिखेंगे इसे उत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं। इसमें है जस्ट इसका विपरीत है, इसे अनुत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं। उत्क्रमणीय का क्या मतलब? एक्सचेंज, अभिकारक प्रतिफल में, अब प्रतिफल अभिकारक में बदल जाए, उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। यह है अभिकारक प्रतिफल में बदल जाएगा, लेकिन प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है यह अस्थाई होता है, बिल्कुल अस्थाई होगा। आकर्षित करता है तो अस्थाई होगा ही, और प्रतिकर्षित करता है, विकसित करता है तो वह क्या होगा? अस्थाई होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, यह सब के सब क्या है? आपको द्रव रागी कोलाइड है। इसमें धातुएं एवं उसके सल्फाइड, कोई भी मेटल जैसे जिंक, ZnS, PbS, CaS, HgS, यह सब क्या है? यह सब जो कोलाइड होंगे वह आपको क्या होंगे? द्रव विरागी होगा। आप एक बात और जानिए कि तो डिफरेंस पूछा तो आप बना देंगे, छोटा छोटा भाषा बात को हमने लिखा है जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरी बात जानेंगे, द्रव आपसे पूछ दे कि द्रव रागी कोलाइड से क्या समझते हैं 2 नंबरिया में, 1-2-3 पॉइंट लिख देंगे। या द्रव विरागी कोलाइड से क्या समझते हैं तो इसको लिखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, एक डिफरेंस, 3 क्वेश्चन हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया। पूछेगा कौन से कोलाइड अस्थाई होता है, ऑप्शन में रहेगा द्रव रागी, द्रव विरागी, दोनों कोई नहीं तो क्या कहेंगे? द्रव रागी। कौन से कोलाइड उत्क्रमणीय होता है तो आप लिख देंगे। और एग्जाम्पल जो कई एक बार रिपीट किया है वह है गोंद। याद रखेंगे, यह गोंद परीक्षा में पूछे जाते हैं। गोंद चिपक जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है,
सतहों को चिपका लेता है। तो गोंद किस प्रकार के होगा? एग्जाम्पल होगा किस प्रकार कोलाइड का एग्जाम्पल होगा? तो द्रवरागी का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट इसी तरह का हमने और क्वेश्चन को हमने यहाँ रखा है डिफरेंस के रूप में, वह है बहुआण्विक कोलाइड एवं बृहदान्विक कोलाइड में अंतर लिखें। बहुआण्विक मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड, कभी कभी हिंदी में इंग्लिश वर्ड को रख देता है, इसलिए हमने यहाँ भी लिख दिया है मल्टीमोलिक्यूलर। और है बृहदान्विक मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रो गुरु बड़ा, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे हम कहेंगे कि बहुआण्विक? बहुआण्विक यानी बहुत अणुओं के समूह से जो कोलाइड का निर्माण होता है उस कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे परमाणुओं अथवा छोटे छोटे अणुओं के समूह से बना हुआ कोलाइड को क्या कहेंगे? हम बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि छोटा छोटा होता है, उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। यानी छोटे आकार के कोलाइडों के है ना समूहों को क्या कहेंगे? बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। या छोटे आकार के परमाणुओं अथवा अणुओं के समूह के कोलाइड को क्या कहेंगे? बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। इसी प्रकार बृहदान्विक, बृहदान्विक मतलब बड़ा, लार्ज, यानी समूह में नहीं रहेगा, एक क्यों रहेगा लेकिन क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। ये हम लिखा है, बड़े आकार के कोलाइड को बृहदान्विक कोलाइड कहते हैं। अब देखिए, जब समूह में रहेगा, छोटा छोटा मिलकर समूह में, तो वह अस्थायी होगा, कभी भी इधर उधर हो सकता है। लेकिन एक के वो रहेगा और बड़ा रहेगा तो स्टेबल होगा, अस्थायी होगा। तो आप जानेंगे कि ये कैसा होगा? अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। और ये कैसा कोलाइड होगा? अस्थायी होगा। एकदम छोटा वर्ड है और बहुत ही अच्छा चीज है, याद करने में कोई भारी नहीं लगेंगे, याद हो जाएगा। दो तो डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल हमने बताया है, यह एग्जाम्पल के रूप में लिया है गोल्ड सॉल AU जो है बहुत सारे उसके परमाणुओं के समूह को मिला करके गोल्ड सॉल तैयार किया जाता है। सल्फर सॉल, सल्फर 8 अणु का, 8 परमाणु का एक क्या है? अणु है, ऑक्टा एटॉमिक होता है। 8 परमाणुओं का जो समूह है वह 1000 के समूह में रहेगा कम से कम, तो वह सल्फर सॉल कहलाता है। सोचिए कि कितना छोटा छोटा आकार वाले को समूहों को हम क्या कहेंगे? बहुआण्विक है। इसमें स्टार्च, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। आपको जानेंगे सेलुलोस, यह भी पॉलीसैकेराइड है। प्रोटीन पॉलीसैकेराइड है। एंजाइम, यह प्रोटीन को ही हम लोग, प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन भोजन को पचाने का काम करता है और वह क्या है? एंजाइम के कारण होता है। प्रोटीन क्या है? एंजाइम है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछा गया है, हम आगे बतलाएंगे भी बजाय वानों में, लेकिन यहाँ पर भी तो जान लीजिए, है ना। तो स्टार्च, सेलुलोस, यह प्लांट का है, भाग है, जो क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होता है, जो जल में अघुलनशील होता है ना। और प्रोटीन है, एंजाइम है। स्टार्च जो होते हैं वह पौधों के जो अनाज जो होते हैं, अनाज उसके जो दाना होगा वह स्टार्च है, लेकिन उसका जो छिलका होगा वह क्या है? सेलुलोस है। पत्तियां, पौधे और जड़ों के जो भाग होते हैं, भूसा वगैरह, पत्तियां वगैरह, सब क्या है? सेलुलोस है, रेशेदार होता है। जबकि स्टार्च चना है, मकई है, बादाम है, गेहूं है, धान है, उसको छिलका को हटा दीजिए, छिलका क्या है? वह छिलका सेलुलोस है। उसके बाद क्या हुआ? जो भाग है वह स्टार्च है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने रखा है, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है सहचारी कोलाइड, इसे मिसेल भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यह होता क्या है सहचारी कोलाइड? तो आप जानेंगे कि ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट के समान व्यवहार करता है,
परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं तो उसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। इसे मिसेल भी कहते हैं। सहचारी मतलब एक दूसरे के साथ मिलना। उच्च सांद्रता और कम सांद्रता पर वैद्युत प्रबल अपघट्ट, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, और अपघट्ट वैद्युत अपघट्ट का मतलब विद्युत के द्वारा अपघटित होना। तो जब वह जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं, जब उसे पानी में जल में उसको अपघटित विद्युत धारा उस पर प्रवाहित करके उसको अपघटित किया जाता है तो उसकी जो सांद्रता प्राप्त होता है तो वह सांद्रता उच्च सांद्रता पर कणों के पुंज बनने के कारण कोलाइड समान व्यवहार करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सहचारी कोलाइड कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है क्रांतिक मिसेल सांद्रता या सीएमसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएमसी से क्या समझते हैं, ऐसा ही पूछेगा, जिसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपको क्रांतिक मिसेल कहते हैं। तो आप ये जानेंगे कि उसी को जब सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे सीएमसी के नाम से जानते हैं। केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं तो आप तो जिसे क्राफ्ट कहते हैं, और एवं सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है तो उसे सीएमसी यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन के लिए सीएमसी का मान जो होते हैं 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। सांद्रता यानी मोलरता, और मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है पेप्टन। पेप्टन यह आपको कोलाइड के शुद्धिकरण करने का एक यंत्र है, एक युक्ति है। तो शुद्धिकरण क्या कहते हैं, कोलाइड के शुद्धिकरण करने का एक तरीका है जिसे पेप्टन कहते हैं। इसमें होता क्या है, किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट पेप्टिक कर्म कहलाता है। पेप्टन की घटना को क्या कहेंगे, पेप्टिक कर्म कहेंगे। हमने आपको वैद्युत अपघट्ट के बारे में बताया, हमने आपको अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जब कोई क्या कहते हैं विलयन बनाते हैं और विलयन में कुछ भाग भारी जो होते हैं वह पेंदी में बैठ जाते हैं, बर्तन की सतह पर बैठ जाते हैं, वह कहलाता है आपको अवक्षेप। और जो गैसीय रूप में उड़नशील हो जाते उड़ जाते हैं उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं, उड़नशील कहते हैं। और जो बैठ जाता है अवक्षेपित रूप में उसे प्रिसिपिटेट या पीपीटी के रूप में उसे व्यक्त करते हैं, कहते भी हैं। तो आप जानेंगे जब उस बर्तन में रहेगा, जब उसको हिलाते हैं तो नीचे जो भारी कण है वह उसके साथ क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, पेप्टन कहेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक्स है टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव, टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रकाश से संबंधित बात है। आप जरा सोचिए कि प्रकाश में आप अंधेरे में कोई वस्तु रखा हुआ है और जब वह प्रकाशित हो जाता है तो वस्तु क्या होता है, दिखाई देने लगता है। जैसे ही वह फिर आपको वह प्रकाश नहीं रहे तो वह अंधेरा में रहेगा। तो वह प्रभाव जो होते हैं, इस प्रभाव को टिंडल ने बताया था, इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो प्रकाश खिड़कियों के द्वारा रूम में प्रवेश करता है
तो वह प्रकाश में झिल्ली झिल्ली जैसा आपको धुंधलापन जैसा रहता है, वह क्या है, एक प्रकार का टिंडल प्रभाव है। आकाश का रंग नीला होना भी क्या है, टिंडल प्रभाव है। तो आप ये जानेंगे कि यदि अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा में देखा जाए तो यह स्वच्छ दिखाई देता है। प्रकाश की दिशा में देखेंगे तो स्वच्छ दिखाई देगा, उसकी कण एवं यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत रख देंगे, 90 डिग्री के कोण पर रख दिया जाए तो यह पूर्णतया अदीप्त हो जाता है, या दिखाई नहीं देता है, दीप्तिमान नहीं होता है, अदीप्त हो जाता है। तो इस प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए से टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टन भी इंपॉर्टेंट है और टिंडल प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आएंगे 2 मार्क्स का, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितने भी एनसीईआरटी हमने ये सब जो चर्चा किए हैं या लिखा रहे हैं, सब एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, और स्टैंडर्ड वर्ड को हमने यूज किया है, जहाँ से मार्किंग करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, जो भी होंगे अच्छे स्कोर होगा। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे की टॉपिक्स पढ़ाएंगे, संभवतः कल इसको हम समाप्त भी करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने इसको लिखाया है, इसको याद करते जाइए। एग्जाम निकट है, हम बार बार कहते हैं कि याद कीजिए, ऐसा कि आप अभी नहीं पढ़ेंगे, धीरे एग्जाम के समय आएगा, बहुत सारे बोझा हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत होगा। निरंतर जो भी हम आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, मेरा लेक्चर आप लोगों के निकट पहुँचता है समय से, आप लोग इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।